अब हम बात करते हैं रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो रक्त को शरीर में इधर से उधर ले जाती है। तो यहां आप देख रहे हैं हमारे शरीर के अंदर क्या है कि मानव शरीर में रुधिर का संचरण धमनियों, भाई सीधी सी बात है, रक्त को ले जाने का काम कौन करता है, धमनी करती है या सिरा करती है। तो संचरण जो है धमनियों एवं सिराओं के द्वारा होता है, आर्टरी और वेन के द्वारा होता है, तथा रुधिर कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज धमनियों एवं सिराओं को जोड़ती हैं। एक तरफ ये आर्टरी है, एक तरफ ये वेन है। ये नीले कलर से दिखाई गई है, ये लाल से। इसका मतलब है कि इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। यहां प्रेशर ज्यादा है, वहां प्रेशर कम है। तो आर्टरी से ब्लड पूरे शरीर को जाता है, वेन से ब्लड वापस आता है, और जो दोनों को मिलाती है उसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी लेवल पर आर्टरी और वेन आपस में मिल जाती हैं, तो इसका ब्लड कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी में ऑक्सीजन ले ली जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है, फिर वो वापस वेन में जाता है और वेन से फिर हार्ट और हार्ट से फिर फेफड़े में चला जाता है। तो मेन आपने देखा कि 3 हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, धमनी, सिरा और रुधिर कोशिकाएं। ठीक, यहां पर धमनियां हम बात करें, कौन कौन सी धमनियां हैं, तो देखिए ये शरीर के अंदर जितनी भी लाल रंग की आपको सिराएं वो दिख रही हैं, वाहिकाएं या नलिकाएं, जितनी रेड हैं वो सब क्या है, धमनियां हैं। सब क्या है, धमनियां हैं। वो हार्ट से जो बाहर निकलती है वो महाधमनी, महाधमनी से फिर धमनी, ठीक है, और उसके बाद में फिर रुधिर कोशिकाएं। पूरे शरीर के अंदर ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है, धमनियां करती हैं। जो रुधिर वाहिनियां हृदय से रुधिर को, अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट है, इनको नोट करिए। रुधिर वाहिनियां हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। जो ले जाती हैं वो धमनियां होती हैं, ठीक है ना। जो ब्लड को हृदय से बाहर ले जाती हैं वो क्या होती हैं, वो धमनियां होती हैं। हार्ट है, इसमें से जो रक्त को बाहर ले जाएगा, देखिए वो सब क्या है, वो धमनी है। इसमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर होता है, मतलब ऑक्सीजन रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, सिवाय फुसफुस धमनी। अब आप देखिए फुसफुस धमनी क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो ये आपका हृदय है, ये क्या है, ये हृदय है, ठीक। ऊपर यहां फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है। और तो हृदय से जो फेफड़े को ब्लड जाता है वो होती है फुसफुस धमनी। ये क्या है, ये है फुसफुस धमनी। और हृदय से जो बाहर बाकी जो अंग में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, वो धमनी होती है, महाधमनी। तो इधर जो ब्लड जा रहा है वो कैसा है, वो प्योर है, वो ऑक्सीजनेट है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। लेकिन जो हृदय से फेफड़े में ले जाती है, इसके अंदर ब्लड होता है बी ऑक्सीजनित, इसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये आपको याद रखना है कि बाकी धमनियों में जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में जो रक्त होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। धमनी पहचानी इससे जाती है कि जो रक्त को बाहर ले जाए वो धमनी है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड इससे मतलब नहीं है। तो देखिए ये भी बाहर ले जा रहा है तो धमनी, ये भी बाहर ले जा रहा है तो धमनी है, समझ गए ना। तो धमनी वही है जो रक्त को हृदय से बाहर ले जाए, वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन इतना भी याद रखना है, केवल एक ही ऐसी धमनी है जहां रक्त डीऑक्सी होता है, वो है फुसफुस धमनी। बाकी धमनियों में रक्त जो है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजनित होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि धमनियों की दीवारें, जो धमनियां हैं, आर्टरी हैं, उनकी दीवारें मोटी होती हैं, पेशी तथा लचीली होती हैं, क्योंकि उनमें प्रेशर ज्यादा होता है, वो डैमेज ना होने पाए।
इस कारण धमनियां सिकुड़ और फैल सकती हैं तथा इनमें काफी दाब प्रेशर के सहन करने की क्षमता होती है। आपकी जो आर्टरी होती है, जो धमनी है, वो ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती है, जिसका मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा है, दाब उसमें बहुत ज़्यादा है, उससे बचने के लिए उसकी दीवार मोटी है, उसमें मसल्स जो हैं वो उसको लचीली बनाती हैं ताकि जब प्रेशर ज़्यादा पड़े तो फैल जाए, फिर सिकुड़ जाए, फिर फैल जाए। इस वजह से आपके आर्टरी में कोई डैमेज नहीं होता, कोई इंजरी नहीं होती और आसानी से रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंचता रहता है। तो ये उसके स्ट्रक्चर की बात की गई है कि वो लचीली होती हैं, पेशीय और मोटी परत वाली होती हैं। ठीक, यहाँ पर अगला है कि जब हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है, जब हृदय से रक्त निकल करके धमनियों में जाता है, उस समय क्या होगा? उस समय दाब काफी उच्च होता है, दाब बहुत ज्यादा होता है, अतः धमनियों में रुधिर परिसंचरण झटके से तथा तेजी से होता है। जब हार्ट पंप करता है तो सारा रक्त झटके से धमनियों में चला जाता है। तो जब झटके से जाएगा तो ऐसा ना हो कि आपकी धमनियां फट जाएं। ठीक, उससे बचने के लिए वो लचीली होती हैं, पेशीय होती हैं, मोटी होती हैं ताकि उसमें किसी तरीके की कोई इंजरी ना आए। ठीक है, तो धमनियां वो हैं जो रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं। अधिकांश धमनियों में रक्त जो है वो ऑक्सीजनित होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपको याद रखना है। यहां पर हम बात करेंगे अब धमनी का उल्टा जो है वो क्या है? सिरा। सिराएं जो होती हैं ये रक्त को वापस लाती हैं। धमनी तो दे दिया, अब देने के बाद दिया कैसा? ऑक्सीजनेटेड। अब शरीर में वो कैसा बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन सारी खत्म, उसमें क्या मिला दी जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो डीऑक्सी हो जाएगा तो उसे वापस कौन लाएगा? वापस लाने का काम होता है सिरा का। जितना आप देख रहे हैं ना वेन, ये नीली कलर की, नीले रंग से जो दिखाई जा रही है वो सब वेन है। वेन का काम होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाना और उसे हृदय तक पहुंचाना। तो हृदय को जो ब्लड लाके देती हैं वो सिराएं होती हैं। ठीक, और जो ले जाती हैं वो धमनी होती है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, वे रुधिर वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर वापस लाती हैं, जो रक्त को वापस लाती हैं, वो सिराएं कहलाती हैं। इनकी भित्ति पतली होती है, वो मोटी थी, ये पतली होती है। इनकी दीवारों में अपेक्षाकृत कम पेशीय होती हैं, ज्यादा मसल्स नहीं होती हैं। इनकी आंतरिक गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है। मतलब आपकी जो वेन है वो वापस ला रही है रक्त को, तो उसमें प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो उसकी वॉल, उसकी दीवार पतली है, उसमें पेशीय आकृतियां कम हैं, उसके अंदर दाब कम है। आपकी जो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, वो उसके अंदर का भाग चौड़ा होता है, जबकि धमनी में पतला होता है ताकि धमनी का प्रेशर मेंटेन रहे, बना रहे। ठीक है, अधिकांश सिराओं में नव चंद्राकार कपाट होते हैं। कपाट मतलब होते हैं जो रक्त को वापस, जैसे मान लो नीचे से रक्त वापस आ रहा है तो ग्रेविटी फोर्स इतना ज्यादा है कि रक्त नीचे वापस जा सकता है। एक बार अगर कोई रक्त ऊपर आ गया तो फिर वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां पर ये नव चंद्राकार कपाट होते हैं। कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये है आपकी सिरा, तो रक्त नीचे से आ रहा है तो ये ऐसे कपाट होते हैं, ये कपाट होते हैं, इसको बोलते हैं नव चंद्राकार कपाट। ये कपाट क्या करते हैं, जो रक्त एक बार ऊपर चला जाएगा उसे वापस नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये कपाट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो रुधिर को वापस विपरीत दिशा में लौटने नहीं देता है। एक बार कोई रक्त ऊपर चला गया तो वो नीचे नहीं जाएगा, जो सिरा के कार्य में मदद करता है। लेकिन ये नवचंद्रा कपाट आपको धमनी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि धमनी ऊपर से नीचे ब्लड लाती है, वहां पर ग्रेविटी का कोई कारण नहीं है। ठीक, यहां पर देखिए तो सिराएं नीले रंग की प्रतीत होती हैं। त्वचा में उपस्थित पीले वर्णक पिगमेंट के कारण सिराओं में बहने वाले गाढ़े लाल रंग का रुधिर नीला प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स होते हैं शरीर के अंदर रुधिर में, उसे आप देखिए धमनी लाल दिखाई देती हैं और आपकी ये जो सिराएं हैं वो नीली। एक्चुअली में ये केवल समझाने के लिए कहा जाता है और ऐसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन
अगर आप देखेंगे धमनी और सिरा में दोनों में जो रक्त होता है वो लाल ही होता है। एक जगह पे गाढ़ा लाल होता है, एक जगह पे हल्का लाल होता है। तो केवल हमें प्रतीत होता है कि वो नीली है, उसका कारण ये पीले वर्णक बताए जा रहे हैं, जिससे जब लाइट पड़ती है तो हमें अपनी उसमें लगता है कि नीले कलर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब उसको बाहर कट करके निकालोगे तो वो लाल ही आपको दिखाई देगा। तो रक्त में कोई बदलाव नहीं आता है, कि वो समझने का फेर है। समझने के लिए हम बोलते हैं सिरा में नीला उसको दिखाते हैं और धमनी को लाल दिखाते हैं, ठीक है। तो बाकी और कोई वहाँ पर खास वो चेंज नहीं है। सिराओं में सामान्यतः अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, सिवाय फुसफुस सिरा के। अब देखिए यहाँ पर फुसफुस धमनी में कैसा रक्त था, डीऑक्सी, और नॉर्मल धमनी में कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ उल्टा है, यहाँ नॉर्मल सिरा में कैसा है, डीऑक्सी, फुसफुस सिरा में कैसा है, ऑक्सी। क्योंकि फुसफुस धमनी किसको ब्लड दे रही थी, फेफड़े को। तो गया तो धमनी, वापस आया तो सिरा, गया डीऑक्सी तो आएगा कौन, ऑक्सीजनेटेड। तो याद रखिएगा बाकी जितनी सिराएं हैं उसमें रक्त होता है डीऑक्सी, लेकिन जो फुसफुस सिरा होती है, जो रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है, उसमें जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें कि धमनी और सिरा में अंतर क्या है। धमनी अपना काम करती है, सिरा अपना काम करती है, इस दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, धमनी ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, ये ले जाती है। ये क्या करती है, यहां देखिए, ये रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है, ये वापस लाती है। ये लाल रंग की होती है, ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती हैं, जैसा मैंने कहा कि समझने का अंतर है। इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट होते हैं ताकि रक्त वापस न चला जाए। ये शरीर में गहराई में होती हैं, ये ऊपरी सतह में होती हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है इसलिए गहराई में, ताकि कोई इंजरी ना हो जल्दी। यहाँ पे प्रेशर कम है तो ये ऊपर होती हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई इंजरी होती है तो कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ इंजरी हो गई तो बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा, इसलिए गहराई में होती है। इनकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती हैं, इनकी दीवारें पतली तथा लचीली होती हैं। इनकी आंतरिक गुहा सकरी होती है ताकि प्रेशर ज्यादा रहे। इनकी आंतरिक गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है क्योंकि प्रेशर कम होता है। ये खाली होने पर पिचकती नहीं है, पिचक नहीं सकती है, ठीक है। पेशीय यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको पिचकने नहीं देते हैं। ये खाली होने पर पिचक जाती हैं कुछ केसेस में। पल्मोनरी धमनी मतलब फुसफुस धमनी को छोड़ करके बाकी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। वैसे यहां पर है फुसफुस सिरा को छोड़ करके बाकी सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप दोनों में अंतर को समझ सकते हैं, ठीक है। एक ले जाती है, एक लाती है। एक में वाल्व होते हैं, एक में नहीं होते, एक में होते हैं, एक में नहीं होते हैं, क्योंकि दीवार मोटी है, एक की पतली है। एक में अंदर से पतली है, ये चौड़ी है। यहाँ ऑक्सीनेटेड है, यहाँ डीऑक्सीनेटेड है। ये मेन डिफरेंस निकल के आता है कि धमनी और सिरा में अंतर क्या है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ पर रुधिर दाब या रक्तचाप, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रुधिर दाब होता है, जिससे पूरे शरीर के अंदर आपका जो रक्त है वो प्रवाहित होता रहता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। ये मशीन आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, स्फिग्नोमैनोमीटर। इस स्फिग्नोमैनोमीटर से हम अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं। रुधिर दाब को सर्वप्रथम एस हेल्स, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ये एस हेल्स ने 1733 ईस्वी में घोड़े में नापा था। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला रुधिर दाब ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर होता है। जब हमारा हृदय संकुचित होता है, उसके संकुचित होने से रक्त जो धमनियों में जाता है, उस धमनियों के अंदर जो जिस स्पीड से रक्त जाता है, उसी दाब को, उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पहले अच्छे से चिपका देते हैं, फिर इसे पंप करते हैं, फिर उसके बाद में हम नापते हैं कि हमारी आर्टरी और वेन में किस तरीके से, कितनी प्रेशर से रक्त फ्लो कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए धमनियों में
किस स्पीड से, किस दाब से रक्त बह रहा है, इसको नापने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, और धमनियों में जिस दाब से रक्त बहता है उसी को हम लोग बोलते हैं रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। ये यहाँ दिखा रहे हैं ब्लड प्रेशर में। ठीक है, ब्लड प्रेशर में आप देखिए हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरी में। यहाँ जब हम इसको दबा देते हैं, यहाँ प्रेशर लगा के इसको दबाते हो ना, चिपका देते हो, तो जब चिपकाते हो तो क्या होता है, संकुचन, ये, और फिर यहाँ पे पंप करते हो, तो जब पंप करोगे तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, आपकी आर्टरी जो है वो दब जाएंगी। दबने के बाद फिर यहाँ से एक स्फिग्नोमैनोमीटर लगा होता है। ये स्फिग्नोमैनोमीटर फिर जब इसको पंप करना बंद कर देते हो, छोड़ते हो, तो धीरे धीरे ये खुलती हैं। जब ये खुलती हैं तो रक्त का फ्लो आता है, तो रक्त के फ्लो में आगे यहाँ स्टेथोस्कोप लगाते हो तो उससे पता चलता है। प्लस ये मीटर यहाँ रीडिंग नोट कर लेता है कि जो फ्लो यहाँ से निकल रहा है वो कितनी तेजी से जा रहा है, वो स्फिग्नोमैनोमीटर उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो आर्टरी क्लोज, जब आप इसको चिपकाते हो, रबड़ का ये बेल्ट बांधते हो, इसको प्रेशर देते हो तो आर्टरी बिल्कुल चिपक जाती है। फिर धीरे धीरे खोलते हो तो ये आर्टरी ओपन होती है। जब ये ओपन होती हैं और फिर आर्टरी ओपन हो, ब्लड फ्लो होता है, तो उसी समय आप इसको नाप लेते हो कि कितनी स्पीड में वो ब्लड आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे पानी के पाइप है, उसके पाइप को आपने ऐसे बंद किया, ठीक, प्रेशर लगाया, बंद किया, फिर धीरे धीरे छोड़िए तो वो फ्लो मेंटेन होता है। तो जिस समय आप छोड़ते हो उसी समय एक मीटर लगा करके हम वहाँ की स्पीड को नाप सकते हैं। और यहाँ जो मीटर लगाते हैं वो नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये नाम याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक, जो रक्त दाब को नापता है। यहां पर देखिए क्या है कि इस दाब को संकुचन दाब, सिस्टोल प्रेशर कहते हैं, जो निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। एक्चुअली में आपको पता होगा कि धमनियों में रक्त कब जाता है, जब आपका बायां निलय संकुचित होता है। तो बायां निलय जब संकुचित होता है तभी धमनियों में रक्त जाता है, और धमनियों के अंदर ही आप चेक करते हो रक्त दाब। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं संकुचन दाब होता है, किसका, निलय का। तो सिस्टोल, सिस्टोल मतलब होता है हाई प्रेशर, डायस्टोल मतलब होता है लो प्रेशर। यह संकुचन दाब उतना होता है जितना कि 120 मिलीलीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए आपके एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन मतलब डायस्टोल प्रेशर होता है, जो निलय के अनुशीतलन मतलब फैलने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब रुधिर अलिंद से निलय में जाता है, ऊपर से जब नीचे जाता है, ऊपर वाले चैम्बर से नीचे चैम्बर में जाएगा, उस समय जो प्रेशर होता है धमनी के अंदर, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि लो होता है। ये दाब सामान्यतः 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि जो किसी नॉर्मल पर्सन का जो कह सकते हो ब्लड प्रेशर 120/80 लिखते हैं, मैक्सिमम 120 होना चाहिए और मिनिमम 80 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सामान्य हमारा रक्तचाप होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और अनुशीतलन, सिस्टोल डायस्टोल मिला करके जो प्रेशर होता है वो 120/80 लिखा जाता है। इस तरीके से ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इससे ज़्यादा, इससे कम होगा तो बीमारी हो जाएगी हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। विभिन्न व्यक्तियों में रुधिर दाब उम्र, लिंग, आनुवंशिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होते हैं। बॉडी के अंदर हर आदमी का ब्लड प्रेशर देखिए, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का नॉर्मल। ये डिपेंड करता है, पुरुष में घटता बढ़ता रहता है, पुरुष और महिला में फ़र्क होता है, बच्चों बूढ़ों में फ़र्क होता है, बीमार लोगों में फ़र्क। तो हर एक बॉडी के अंदर जो रक्त का दाब है वो आपको अलग अलग मिलेगा, और इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं शरीर में हो सकती हैं। रुधिर दाब की माप एक विशेष उपकरण के द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम रक्त दाब को नापते हैं, हमारी धमनियों में जो प्रेशर है उसे नापते हैं, और वही हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो नॉर्मल 120/80 लिखा जाता है। 120 हाई होता है, 80 लो होता है। 120 से ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन, 80 से कम हो गया तो हाइपोटेंशन। ये दो बीमारियां हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब 150 या 90 चल रहा है,
से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपर टेंशन हो गया। ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको कौन सी बीमारी होती है? हाइपर टेंशन। उच्च रुधिर दाब के लिए अधिक भोजन, भय, चिंता, दुख आदि कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके रक्त दाब को प्रभावित करते हैं। भोजन हो सकता है, भय हो सकता है, चिंता, दुख, आप परेशान बहुत रहते हैं, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके हृदय या आपके रक्त दाब पर पड़ता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाएगा, लिमिट से ज़्यादा चला जाएगा, तो जो आपकी आर्टरी वेन है वो डैमेज हो सकती हैं, जिनसे आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग होने, अंदर शरीर के अंदर ब्लड बहने लगता है, उससे फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसके कारण कभी कभी हृदयघात, हार्ट स्ट्रोक भी होता है, हार्ट अटैक पड़ता है ना, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, जिससे कि आपके अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो फट जाती हैं, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, बहुत सारा रक्त जो है शरीर के अंदर जो है निकल जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट स्ट्रोक, हृदयघात। हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं, तब मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। भाई जब अंदर कोई आपकी ब्लड कैपिलरी वगैरह डैमेज हो जाएगी, तो जो ब्लड सप्लाई थी वो रुक गई, रक्त सही से मिल नहीं पा रहा है, हृदय को ऑक्सीजन नहीं, मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, रक्त नहीं मिल पा रहा है, जिससे मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, वो कह सकते हो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाएगा इंसान, गिर सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इससे मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति में लगातार निम्न रुधिर, मतलब जो 120 होना चाहिए वो 100 है, और जो 80 होना चाहिए वो 50 है, ऐसा कुछ है, तो वो क्या है? वो हाइपोटेंशन है। उसको क्या है? हाइपोटेंशन। ज्यादा है तो हाइपर, कम है तो हाइपो। और ऐसी कंडीशन में क्या है? हाइपोटेंशन में हृदय की संकुचन अवस्था और तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है। जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपका हृदय उतनी तेजी से पंप नहीं करता है, जितना ब्लड बाहर जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड जो है प्रॉपर हर एक पार्ट को नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से में भी कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। धमनियां फैल जाती हैं और रक्त की कमी हो जाती है। आपकी धमनियां जो कि क्योंकि प्रेशर उसमें है नहीं है, ठीक है, प्रेशर कम हो गया है तो वो फैलने लगेगी, फैल जाएंगी और शरीर के अंगों में जो है रक्त की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं वो डेथ का कारण भी बन सकता है। ठीक है, यही कारण है कि रक्त का दाब कम हो जाता है। तो जब धमनियां फैल जाएंगी तो सीधी सी बात है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा, जो रक्त फ्लो करेगा, उसका दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में जो अलग दूर डिस्टेंस तक जो रक्त है, दूर तक रक्त पहुंच नहीं पाता है, और रक्त के कमी की वजह से शरीर के जो अंग हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, और शरीर के अंदर कई सारे साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। उसकी वजह से और भी सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं।